गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो सभी लोग। अपन एग्रीकल्चर में 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे, पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, कौन सा चैप्टर? 7वां। क्या पढ़ रहे थे? पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, और इस आवश्यक पोषक तत्व इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे बृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य। बृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य। ठीक है, अपना टॉपिक क्या चल रहा था? बृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य, ये टॉपिक चल रहा था और मेन हेडिंग अपनी यही है। ठीक है, बृहद पोषक तत्वों के कार्य, ये चैप्टर का नाम है। अब इस बृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्यों में अपन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्य पढ़ चुके थे और कुछ मात्रा में अपन नाइट्रोजन के भी कार्य पढ़े थे। अब नाइट्रोजन के शेष कार्य क्या क्या हैं तो वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेन हेडिंग रहेगी नाइट्रोजन N2 के कार्य। ठीक है, नाइट्रोजन के कार्य अपन पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन पौधों में क्या क्या कार्य करती है, नाइट्रोजन पौधों में क्या क्या कार्य करती है। तो अपन कुछ कार्य तो पढ़ चुके थे और शेष जो कार्य हैं और इससे होने वाली जो कमियां हैं या इससे होने वाली जो हानियां हैं, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या क्या हानियां होती हैं, वो भी अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पौधों में नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य तो ये है इसका कि पौधों में इसकी उपस्थिति, किसकी? नाइट्रोजन की उपस्थिति से, पौधों में नाइट्रोजन की उपस्थिति से वानस्पतिक वृद्धि तेज हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन की उपस्थिति से पौधे तीव्रता से वृद्धि करते हैं। क्लियर? दूसरी अपन बात करें तो नाइट्रोजन पौधों को गहरा रंग प्रदान करने का कार्य करती है। नाइट्रोजन पौधों को गहरा रंग प्रदान करने का कार्य करती है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे हल्के रंग के हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है उनका हल्का सा। ठीक है, तो गहरा रंग प्रदान करने का कार्य कौन करेगी? नाइट्रोजन। क्लियर? तीसरा क्या है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति से पौधों में फास्फोरस और पोटेशियम का संतुलन बना रहता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति से पौधों में फास्फोरस और पोटेशियम का संतुलन बना रहता है। जो पत्ती वाली सब्जियां हैं, उनके गुणों में वृद्धि होती है। किससे? नाइट्रोजन की उपस्थिति से पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन को सेलुलोज के रूप में, नाइट्रोजन को लेने से कुछ मात्रा में नाइट्रोजन सेलुलोज के रूप में कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। इसका निर्माण करेगी? कोशिका भित्ति का निर्माण करने का कार्य भी नाइट्रोजन करती है। और इसके साथ साथ पादपों में कोशिका के आकार को बढ़ाती है। साथ ही क्या करती है? कोशिका के आकार को बढ़ाती है और उसकी कोशिका की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों को पतला करने का कार्य भी नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। क्लियर? आगे देखें, अगला पॉइंट क्या कार्य करती है? दाने और चारे की फसलें। दाने की फसलें, जहाँ दाने फसलों में जिनमें दानों का निर्माण होता है, वे फसलें और जिनका उपयोग चारे के रूप में आसानी से किया जाता है, उनमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। नाइट्रोजन दानेदार फसलों और चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है। इसके अलावा दाने को सुडौल बनाती है और गूदेदार भी बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा क्या करती है? दाने को सुडौल मतलब मोटा ताजा, ठीक है, और गूदेदार बनाने का कार्य भी नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कार्य कर सकती है नाइट्रोजन? तो पादप ऊतकों, क्या करती है? पादप ऊतकों में पानी के अनुपात को बढ़ाने का कार्य नाइट्रोजन करती है। प्लांट टिश्यूज जो हैं, पादप ऊतक हैं, उन पादप ऊतकों
में पानी के अनुपात को बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके कारण ये कहते हैं कि इसके अलावा पौधों में ये कैल्शियम के परसेंट को कम करती है। पानी के अनुपात को बढ़ाती है लेकिन कैल्शियम के परसेंट को कम करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पौधों में नाइट्रोजन से एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। एमिनो एसिड लिखाता हूँ यहाँ, क्या है एमिनो अम्ल, ठीक है। एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एल्केलॉइड और प्रोटोप्लाज्म का निर्माण भी नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। किसका? एमिनो अम्लों का, प्रोटीन का, एल्केलॉइड का और प्रोटोप्लाज्म का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो क्या है, नाइट्रोजन के कार्य हैं कि ये कार्य नाइट्रोजन करती है, लेकिन नाइट्रोजन से कुछ हानियां भी हैं। उन हानियों के बारे में अपन बात करें, नाइट्रोजन से क्या क्या हानि हो सकती है। तो नाइट्रोजन पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करती है। नाइट्रोजन क्या करती है? पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ा देती है और बढ़ाने के कारण उनकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने से जो पौधे हैं वो पतले हो जाते हैं और पतले होने के कारण वो सिंचाई के दौरान गिर जाते हैं। जब उनकी सिंचाई करते हैं तो पौधे गिर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या हानि है कि कोमल पौधों पर कीट पतंगों और रोगों का आक्रमण हो जाता है। कोमल जो पौधे हैं, लंबाई ज्यादा बढ़ने से तने पतले रह जाते हैं और पतले रहने से उनका जो गुदा है पौधों का बढ़ नहीं पाता, सुडौल नहीं हो पाते, जिसके कारण कीट पतंग और रोगों का आक्रमण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा और एक बहुत बड़ी हानि कि जैसे जैसे फसल लंबाई में बढ़ती जाएगी, उनके तने पतले होते जाएंगे और पतले होने से फसल देरी से पकेगी, तो फसल पकने में क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक होगी। मतलब फसल जो आप काटोगे, अगर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है तो जो फसल आपकी है उसमें दाना कम होगा और चारा ज्यादा बनेगा। अनाज की मात्रा कम रह जाएगी, चारे की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तो भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक हो जाती है। कई बार अपन देखते हैं कि जो फसल है, चाहे अपन गेहूं देखें या बाजरा देखें, ठीक है, ये फसलें हैं, इनमें चारा तो निकलता है ज्यादा और दाने कम निकलते हैं। जैसे बाजरे की मात्रा कम रह जाए और जो बाजरे उसे तने से कुट्टी बनाई जाती है, चारा बनाया जाता है, वो ज्यादा हो जाए। ऐसे गेहूं से भूसा ज्यादा बने और गेहूं की मात्रा कम निकले, तो भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अलावा क्या होगा, ज्यादा नाइट्रोजन अगर आप प्रयोग करोगे आपकी फसलों में, तो पाला और सूखा सहन करने की जो क्षमता है, सर्दियों के दिनों में पाला पड़ता है, ठीक है, तो पाला सहन करने की क्षमता और सूखा सहन करने की क्षमता में क्या होगी? कमी होती है। क्या होती है? कमी हो जाती है। पाला सहन करने की और सूखा सहन करने की क्षमता में क्या होगी? कमी हो जाती है, ठीक है। और उसका कारण क्या रहता है कि जो तने हैं वो कोमल हो जाते हैं और तने कोमल होने के साथ साथ उनकी कोशिका भित्ति भी पतली रह जाती है। तो कोमल तने और कोशिका भित्ति पतली होने के कारण पाला और सूखा सहन करने की क्षमता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। अगला, अनाज की फसलों के भंडारण गुण में कमी आती है। फसलों के भंडारण गुण में कमी आती है, मतलब मात्रा उनकी कम हो जाती है, ठीक है। गुणवत्ता भी कम रहती है, गुणवत्ता में भी कमी आती है और मात्रा में भी कमी आती है। अगर फसल अपन कर रहे हैं गन्ने की, किसकी? गन्ने की, ठीक है, तो गन्ने से क्या बनाते हैं? शक्कर बनाते हैं। अगर गन्ने में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हो, गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाते हो, तो उस गन्ने से बनने वाली शक्कर में शक्कर की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ध्यान रखना, गन्ने में अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हो, गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हो, तो गन्ने से बनने वाली शक्कर की मात्रा कम होगी, ठीक है। इसके अलावा आलू की अगर फसल है, किसकी फसल कर रहे हैं अपन? आलू की अगर फसल कर रहे हैं, तो आलू की फसल में वानस्पतिक वृद्धि बढ़ जाएगी, मतलब जो तना है वो बढ़ जाएगा,
ठीक है। और तना बढ़ने से जो कंद है मतलब आलू क्या है कंद, ठीक है, आकंद की पैदावार कम हो जाती है। आलू एक तना है, ध्यान रखना। तो जो आलू की पैदा जैसे तना बढ़ेगा, ठीक है, आलू का जो तना है वो बढ़ेगा तो आलू की जो पैदावार है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग फसलों में सीमित मात्रा में किया जाए, अधिक मात्रा में नहीं करके उतना ही किया जाए जितना आवश्यक हो, ठीक है। पढ़ते हैं इसमें फास्फोरस के कार्य, इसके फास्फोरस के, अभी तक नाइट्रोजन के पढ़ रहे थे, अब पढ़ते हैं फास्फोरस के कार्य। तो पादप पोषण की दृष्टि से फास्फोरस द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पादप पोषण की दृष्टि से फास्फोरस द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो H2PO4 माइनस एवं HPO4 2 के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। इसके रूप में HPO4 2 के रूप में ये पाया जाता है, क्लियर। इसके अलावा अब इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या इसके कार्य हो सकते हैं। तो फास्फोरस पौधों की जड़ों का विकास, फास्फोरस की उपस्थिति से पौधों की जड़ों का विकास तेज और सुदृढ़ होता है। पौधों की जड़ों का विकास तेज, एक तो तेजी से और सुदृढ़ मजबूत होता है, ठीक है। फास्फोरस रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और पाले से, जो नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की अधिकता से जो हानियां होती है, नाइट्रोजन की हानियां होती है, बताया था कि नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करने से पाला से फसलें खराब हो जाती हैं। तो यहाँ भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, इसके अलावा पाले से बचने की शक्ति में भी वृद्धि करता है, पाले से बचने की शक्ति में भी वृद्धि करता है, ठीक है। इसके अलावा पराग सिंचन इससे अच्छा होता है। फास्फोरस अगर सफिशिएंट मात्रा में है तो पौधों में पराग सिंचन अच्छा होता है। कोशिका विभाजन भी शीघ्रता से हो जाता है, कोशिकाओं का डिवीजन, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन शीघ्रता से हो जाता है, ठीक है। अगला, वसा एवं एल्बुमिन अच्छे प्रकार से बनते हैं। वसा और एल्बुमिन का निर्माण अच्छे प्रकार से होता है, ठीक है। पौधों का जो स्टार्च है फास्फोरस की उपस्थिति में आसानी से शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। पौधों का स्टार्च किसमें, शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बीज स्वस्थ होते हैं, बीजों का भार बढ़ता है और फसल तेजी से बढ़ती है, बीज स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ वृद्धि करते हैं, बीजों का भार बढ़ता है, इसके अलावा फसल तेजी से वृद्धि करती है, किसके कारण, फास्फोरस के कारण। अगला, दाने की उपज भूसे से अधिक होती है। जब अपने नाइट्रोजन में बात की थी तो वहाँ भूसे की उपज दाने की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन यहाँ दाने की उपज भूसे से अधिक होती है, क्लियर। अगला, फसलों में खड़ी रहने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। फास्फोरस बढ़ने से फसलों में खड़े रहने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि उसका जो तना होता है वो मजबूत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, जिस कारण वो आसानी से खड़ी रह सकती है। सब्जियों व दानों के गुणों में वृद्धि होती है। फसलों, पौधों में जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें और दानों के गुणों में वृद्धि होती है। इसके अलावा फास्फोरस अन्य तत्वों का शोषण बढ़ाता है, अन्य तत्वों का क्या करता है, शोषण बढ़ा देता है, ठीक है। फास्फोरस की उपस्थिति से कीट आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ती है। अगर फास्फोरस उचित मात्रा में पौधे के अंदर उपस्थित है तो उस पौधे की कीट आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगले की बात करें, फसलों में फूल शीघ्रता से आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, एक तो शीघ्रता से आते हैं, फल जल्दी बन जाते हैं। फूल जल्दी आएंगे तो फल भी जल्दी बनेंगे और फल जल्दी बन जाएंगे तो दाने शीघ्रता से आसानी से पक जाएंगे, क्लियर। पौधों में इसके अलावा क्या और कार्य कर सकता है, तो पौधों में न्यूक्लिक एसिड का निर्माण
न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण किसी तरह फास्फोरस के द्वारा पौधों में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करके जीन और क्रोमोसोम का निर्माण करने जीन जहां आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इन्हीं के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। तो जीन और क्रोमोसोम का निर्माण में सहायक तत्वों का संश्लेषण ये आसानी से कर देता है। जिन तत्वों से जीन और क्रोमोसोम का निर्माण होता है उनका ये आसानी से निर्माण कर देता है। मतलब क्या है कि फास्फोरस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाने का एक प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रम का कार्य करता है। क्लियर? ये क्या है? ये सभी के सभी अपन ने पढ़े फास्फोरस के कार्य है कि पौधों में या फसलों में फास्फोरस क्या कार्य कर सकता है। क्लियर?